ममता, जी हाँ, वही दीदी जो कभी बीजेपी की समर्थक थी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अच्छाइयां नजर आती थी, वो दुश्मन कैसे बनी बीजेपी की? हैरान मत होइए, ये वही दीदी है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती थी, प्यार करती थी। ये कहानी है सत्ता के उस शिखर की जहां से गिरने की आवाज पूरे देश में गूंज रही। पश्चिम बंगाल की राजनीति का खेला अब एक ऐसे मुहाने पर खत्म हुआ जिसकी कल्पना शायद खुद दीदी ने भी कभी नहीं की होगी। कभी अटल बिहारी वाजपेयी की लाडली और एनडीए सरकार की कद्दावर मंत्री रही, जी हां, एनडीए सरकार की कद्दावर मंत्री रही ममता को आज उसी बीजेपी ने सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसकी उंगली थाम कर उन्होंने बंगाल में चलना सीखा था। बीजेपी की कद्दावर मंत्री कैसे बनी बीजेपी के लिए बंगाल की निर्मम ममता? आइए इस पूरे सियासी दंगल को करते हैं डिकोड, जब ममता के दिल में बीजेपी के लिए ममता का समंदर था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। आज की जनरेशन शायद ये भूल गई होगी कि जिस बीजेपी को ममता आज अनैतिक और बाहरी कहती है, उसी बीजेपी की वे कभी कट्टर समर्थक हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी को अपना कहा करती थी। 90 के दशक के आखिरी सालों में जब ममता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस को त्यागा, तब बीजेपी ही वो सहारा थी जिसने उन्हें जमीन दी। फ्लैशबैक में आपको लेके चलते हैं कैसे अपना बनाया था ममता ने भारतीय जनता पार्टी को। अटल सरकार की शान कोई और नहीं, वो थी ममता। जी हां, ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री रही, जहां उन्होंने रेल और कोयला जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभाले हैं। जी हां, कोयला मंत्रालय जिनकी देखरेख ममता किया करती थी अटल की सरकार में। जब बंगाल में ममता की अपनी सरकार बनी तो कोयला घोटाले के भी आरोप उन्हीं पर लग गए। चलिए ममता के उन प्यारे प्यारे बयान को आपको बताते हैं जो उन्होंने बीजेपी के लिए उस वक्त दिए थे। वो बयान क्या है, चलिए याद करते हैं ग्राफिक्स की टीवी स्क्रीन पर। स्वाभाविक सहयोगी ममता खुद को सार्वजनिक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक सहयोगी, नेचुरल अलाई कहती थी, ताकि बंगाल के वामपंथी गढ़ को, किले को ध्वस्त किया जा सके। कोयले का कनेक्शन, दिलचस्प बात यह है कि जिस कोयला मंत्रालय को उन्होंने कभी शान से संभाला था, आज उनकी ही सरकार में उसी कोयला घोटाले के गंभीर आरोप लग गए। अब सवाल यह है कि जो ममता कभी बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ा करती थी, वे अचानक दुश्मन कैसे बन गई? जवाब सीधा है, सत्ता का मोह, माया और वर्चस्व का ये संग्राम। जब ममता को लगा कि बंगाल में बीजेपी उनके कद से ऊपर जा रही है, तो उन्होंने नाता खत्म कर लिया। फिर शुरू हुआ खून खराबा और आरोप प्रत्यारोप का वो दौर जिसने आज उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सवाल यह है कि अटल सरकार में ममता बनर्जी मंत्री कैसे बनी? स्वाभाविक सहयोगी का वो दौर क्या था? बीजेपी का साथ क्यों जरूरी था? ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई। उस समय बंगाल में वामपंथी शासन यानी लेफ्ट फ्रंट में थी, उसे खत्म किया गया और मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी। बीजेपी उनके लिए स्वाभाविक सहयोगी के रूप में सामने आई। रेल मंत्री के रूप में पहचान, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एनडीए में ममता को रेलवे जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। वे अटल जी के बहुत करीबी मानी जाती रही और उन्हें अक्सर एनडीए की लाडली नेता कहा जाता था। लाडली का टैग लगा था। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए वो दो बेहद प्रमुख घटनाएं जिनकी वजह से रिश्तों में खटास आई। ट्रेन हादसा साल 2000, दिसंबर 2000 में पंजाब में हुए भीषण हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ममता ने पहली बार रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हालांकि तब अटल जी ने उन्हें मना लिया था, मान मनोबल का वो दौर था। तहलका कांड 2001 की बात है, असली अलगाव। मार्च 2001 में तहलका न्यूज पोर्टल ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नामक एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार के विरोध में नैतिकता का हवाला देते हुए एनडीए सरकार से अपना रिश्ता खत्म किया, अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और टाटा बाय बाय भारतीय जनता पार्टी को कर दिया। ममता धीरे धीरे बीजेपी से दूर जाती रही, कट्टर समर्थक से कट्टर दुश्मन का सफर तय करती रही।
बंगाल में वर्चस्व का यह संग्राम साल 2004 के बाद ममता ने महसूस किया कि बंगाल में बीजेपी के साथ रहने से उन्हें अल्पसंख्यकों के वोटों का नुकसान हो रहा। वहीं बीजेपी को लगा कि ममता उसे बंगाल में फलने फूलने नहीं दे रही। ममता नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नंबर 1 की पार्टी बने। देखिए, सत्ता का संघर्ष यहीं से शुरू होता है। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। साल 2011 में ममता के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब बीजेपी ने बंगाल में अपना विस्तार शुरू किया तो दोस्त अब एक दूसरे के सीधे प्रतिद्वंदी बन गए। आरोप प्रत्यारोप 2019 और उसके बाद के चुनाव में बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए तो ममता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी और अनैतिक पार्टी करार दिया था। ऐसे में उसे बाहरी का टैग भी दे दिया गया, जिसको कभी अपना माना था ममता ने। वर्तमान में लौटिए 4 मई 2026 के नतीजों को देखिए, किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 206 सीटें जीत ली। टीएमसी सिर्फ 80 सीटों तक सिमट गई और सबसे जो झटका लगा गया या फिर अधिक लगा तो ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी भवानीपुर से भी हार गई, वो भी शुभेंदु अधिकारी से, जो कि कहा जाता था कि शुभेंदु को तमाम जो चाल है राजनीति में उन्होंने ही सिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार का वो खोटा सिक्का क्या रहा। ममता बनर्जी का वो बयान, ममता की हार की वजह एक बयान है जो किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा दे। अक्टूबर 2025 में दुर्गापुर में एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी पर जब दीदी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि विक्टिम ही दोषी है। ऐसा ही कुछ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। वो छात्रा रात के 12:30 पर बाहर क्या कर रही थी? ये बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी बयान को लेकर खूब आलोचना हुई ममता बनर्जी की। जी हाँ, ममता बनर्जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक रही, मंत्री रही एनडीए सरकार में, जो आरएसएस के एक कार्यक्रम में साल 2003 में आरएसएस के तमाम जो प्रमुख थे उनको कहा गया कि वो देशभक्त है, सबसे बड़े देशभक्त। वही ममता बनर्जी उसके बाद साल 2011 के बाद आरएसएस की आलोचना करने लगी। आरएसएस की आलोचना के साथ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी उन्होंने शुरुआत कर दी। और अब जब महिलाओं को लेकर इस तरीके का बयान बतौर मुख्यमंत्री ने दिया तो सब कुछ, या आप यूं कह लीजिए, पासा पलट गया। अब राजनीति का चक्र देखिए। जिस बीजेपी को ममता ने कभी बंगाल में अपनी पार्टी की वजह से जगह बनाने का मौका दिया, आज उसी बीजेपी ने उन्हें बंगाल से वनवास पर भी भेज दिया। ममता का अहंकार और उनका विवादित बयान ही उनकी हार की वजह मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि बंगाल की नई सरकार सोनार बांग्ला का सपना पूरा करती है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पूरा करती है, या बंगाल की राजनीति का यह हिंसक सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बंगाल को जिस तरीके से सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो संकल्प पत्र जो दुनिया के सामने, खासतौर पर बंगाल की जनता के सामने रखा, क्या उससे संकल्प पत्र को संपन्न करना उसी भरोसे के साथ बहुत मुश्किल रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।